हम्म। सो सीबीएसई ने मेरे को मतलब क्लियर करना है। मैं पहले कभी दिया नहीं हूँ, तो हम्म। गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम। तो कैसे अभी 4-5 महीना है, तो उसको हाउ डू आई यूज माय टाइम, तो थोड़ा बताने से अच्छा है। ओके। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है ऐसे, कोई रिलेटेड क्वेश्चन? ओके, सी देखो, जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना इसी जून एग्ज़ाम के लिए, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं होगा। ऑफकोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही नए होंगे आपके लिए। हाँ सर। हाँ, अब इसमें दो चीज़ होती हैं। जिन लोगों का बैकग्राउंड सोशल वर्क का ही है, तो उनके लिए पेपर 2 थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत इजी नहीं, बट थोड़ा इजी हो जाता है। बट उनके लिए पेपर 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें फिर मैथमेटिक्स आता है, मैथ आता है, डीआई आता है, रीजनिंग आता है। ओके। दूसरी तरफ जिन लोग जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए पेपर 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि थ्योरी वगैरह बहुत सारी पढ़नी होती है। उनके लिए पेपर 1 थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज इसमें अगेन वही मैथ वाला पोर्शन आता है, पैसेज है, डीआई है, ये सब चीज़ें हैं। तो लगभग एक ही प्रकार की समस्या होती है, कोई पेपर 1 में अच्छा कर पाता है, कोई पेपर 2 में। तो ऐसा किसी का केस अगर है तो उसको आप साइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज पेपर जिनका सोशल वर्क है वो पेपर 2 में अच्छा कर लेते हैं। सो मे बी सम टाइम्स दे फील डिफ़िकल्ट इन पेपर 1, बट उसी प्रकार से साइंस वाले पेपर 1 में अच्छा कर पाते हैं और पेपर 2 में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। बट इसके अलावा सिमिलर चीज़ें हैं। अब बात करते हैं तैयारी का। देखो अभी 6 मंथ आई थिंक सफिशेंट होता है किसी भी स्पेशली नेट के एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम अगर साल में 2 बार हो रहा है, इसका मतलब यही है कि सिलेबस आराम से 6 मंथ में कवर हो जाता है, ठीक है। तो 6 मंथ इज़ सफिशिएंट। अदरवाइज अगर सिलेबस ज़्यादा होता तो फिर वो 1 साल देते, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम 1 साल में होते हैं, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। सो इफ़ दे आर टेकिंग दिस एग्ज़ाम टू टाइम्स इन अ ईयर, इसका मतलब है कि सिलेबस वो 6 मंथ के लिए ही, उससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 10 यूनिट होती हैं पेपर 1 में और 10 यूनिट होती हैं पेपर 2 में। सो अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। अगर डेली आप पेपर 1 को 1.5 या 2 घंटे आप देते हैं इसके अकॉर्डिंगली, तो सफिशेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप 1.5 या 2 आवर दे रहे हैं तो भी सफिशेंट है। अब ये टोटल 4 आवर हो रहा है, तो 4 आवर तो शायद कभी कभी नहीं दे पाते हम लोग। सो इसमें ये करना है कि जब भी आपको लग रहा है कि किसी एक पेपर में आपको टाइम ज़्यादा देना है, तो ये टाइम यहाँ से निकाल के यहाँ दे सकते हो, या इधर का टाइम इधर कर सकते हो। बट समवेयर आपको 3 साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे तक इसके बीच में पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो पेपर 2 का, अब आपको उसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए, तो उस दिन आप पेपर 2 ही पढ़ लीजिए, अगले दिन पेपर 1 पढ़ सकते हो, ताकि ये फ्लो जो होता है वो बना रहे। सो ये टाइम टेबल होता है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको बहुत रिजिड मत करना, बिकॉज डिफिकल्टी होती है फिर उसको फॉलो करने में लगातार। सो मेक श्योर कि आपका 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और इसको आपको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करने, अपने हिसाब से इसको मैनेज करना, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, कब किसको कितना टाइम देना है, सो दैट कि आपका दोनों का सिलेबस आपके आने वाले 5 महीने में कंप्लीट करना है। अच्छा, पूरा सिलेबस 5 मंथ में नहीं करना है, इसको कोशिश करना है आपको 4 मंथ में हो जाए। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको पहले एग्ज़ाम दिया, उनके लिए तो 2.5 महीने या 3 मंथ सफिशेंट है, क्योंकि उनको खाली रिवाइज करना है। सो 4 मंथ में कोशिश करना है कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर 1 में, अगर पेपर 1 में अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो फोकस करना पहले आपका जो मैथ पार्ट है, डीआई है, रीजनिंग वगैरह आती है, इसको कवर कर लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, और वो जनरली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि पेपर 1 में आपका 35 क्वेश्चन करेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। 35 से लेकर 37, 38 या 40 तक इतना स्कोर होगा तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा, क्योंकि 70% कट ऑफ लेके चलेंगे, 70 से प्लस ही रहेगा, तो दोनों पेपर में आपको 70 चाहिए, तो मतलब कम से कम 35 क्वेश्चन करेक्ट होना जरूरी है पेपर 1 में। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी लगभग 70 क्वेश्चन करेक्ट होना जरूरी है। तो ये आपको टारगेट लेके चलना। जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो तो ध्यान रखो कि पेपर 1 में आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, और पेपर 2 में कितने करेक्ट हो रहे हैं। ओके, इसके बाद जब आप पेपर 1 या पेपर 2 पढ़ते हैं, तो आपको जो तरीका फॉलो करना है वो ये है कि जैसे यूनिट 1 पढ़ रहे हो, तो यूनिट 1
का थ्योरी आपको पढ़ना है पहले। तो थ्योरी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 2 के लिए मैंने उसमें वीडियो डाल रखे हैं, नोट्स भी हैं और मॉक टेस्ट है। 3 चीज़ें आपको मिलेंगी जो यूनिट वाइज हैं। ठीक है, पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स में फॉर एग्जांपल टोटल 70 टॉपिक है एक यूनिट 1 के अंदर। हर यूनिट के अंदर 7 चैप्टर होते हैं, तो लगभग 70 या 57 जो भी चैप्टर होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ने हैं। तो हर मान लीजिए एक चैप्टर के अंदर आपको 4 टॉपिक हैं, 4 में से 3 समझ में आ रहे हैं, 3 टॉपिक ईजी आप नोट्स पढ़ के ही समझ पा रहे हो, तो उसके लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जनरली तभी आपको यूज करना है, तभी देखना है जब कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए। ओके, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। जिनको अगर कोई टॉपिक समझ में आ रहा है पढ़ने से ही, नोट से ही, तो उसके लिए वीडियो मत देखिए, बिकॉज वीडियो देखोगे टाइम लगेगा और बहुत सारे वीडियो हैं हर यूनिट के अंदर, तो वो तभी कारगर होगा जब आप उसको सही से यूटिलाइज करोगे। अगर ज़रूरत है तभी वीडियो देखना है, अदरवाइज़ नोट्स पढ़ के ही आप काम चला सकते हैं। और पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है? जब आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जो मॉक टेस्ट वहाँ पर दिया होगा टेस्ट सीरीज़ के अंदर। सो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, तो यूनिट 1 का मॉक टेस्ट आपको ओपन करना है, उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, और जो भी पिछले 4-5 सालों में 10 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट 1 से, उसको मैंने कंपाइल करके एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, हर यूनिट का है। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कौन कौन से टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं, किनका क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक में थोड़ा गलती हो रही है या कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज कर लेना है। ये आपको यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है पेपर 2 के लिए। इसी प्रकार से पेपर 1 के लिए फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वाइज यही स्ट्रैटेजी है। उसके बाद कोशिश करना है कि 4 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, स्पेशली थ्योरी पार्ट। फिर लास्ट में, क्योंकि लास्ट मंथ पे हम लोग रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन होगा वहाँ पर, PYQ डिस्कस होंगे। सो उस मंथ में हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा, तो उसके पहले आप पूरा थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड बहुत सिलेबस नहीं है पेपर 1 पेपर 2 का। अगर डेली आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दोगे ना, मिनिमम 3 घंटे मान के चलो, 3 आवर, 3 से 4 घंटे ये सफिशिएंट है, अगर सही तरीके से कंसंट्रेशन के साथ बैठ के आप पूरा टाइम देते हो। और इसमें किसी प्रकार से मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज मोबाइल यूज़ करने से पता नहीं चलता है कि आपने कितना पढ़ा, कितना टाइम आपने बर्बाद कर दिया, कितने घंटे पढ़े। सो ट्राई टू अवॉइड मोबाइल स्पेशली इन दिस 3-4 आवर व्हेन वी आर डूइंग स्टडी। फोकस्ड होकर स्टडी करना, देन आई थिंक 3 and 4 आवर सफिशिएंट किसी भी तैयारी के लिए, स्पेशली हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए आराम से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम से 2 महीने 3 महीने पहले, उनका भी GRF हो जाता है। जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उनका भी GRF होता है। इसका मतलब है कि आसानी से हो सकता है अगर आप सही से तैयारी करो, एकदम फोकस्ड होके, और डेली टाइम निकालो। वीक में कभी एक दिन ऐसा हो गया कि नहीं काम कर पाए या नहीं पढ़ाई कर पाए, कुछ काम आ गया घर में, फैमिली में, सो दैट्स ओके, बट अपनी तरफ से जो है टाइम आपको देना है और कोशिश करना है कि डेली आपकी तैयारी हो 3-4 घंटे, और आराम से आपका 3.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन भी कर पाओगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था आपका? सागनिक जी, आपने क्वेश्चन किया था ना, और कोई क्वेश्चन था आपका इसमें? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो यही आपको फोकस करना है। 2 चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो सिलेबस और दूसरा टाइम टेबल। इसी को फॉलो करते चलेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। और किसी भी, और इसके अलावा कोई भी टॉपिक में आपको पेपर 2 में डाउट रहता है कि वीडियो देखने के बाद, PDF पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए टॉपिक का नाम, उसको मैं क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कंपाइल करके, जितनी भी टॉपिक होंगे। ठीक है, सो पेपर 2 का जो है मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एग्ज़ाम तक, और आराम से तैयारी हो जाएगी। और बस फॉलो करते जाना, जितना मैं आपको बताता जाऊँ उतना पढ़ते जाना, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस पेपर 2 सोशल वर्क। ओके, तो हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? अच्छा, कल जो क्लास क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, उसमें ना बीच में ये जो माइक म्यूट हो गया था, 2-3 क्वेश्चन शायद उसमें
आपको वॉइस नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन में वॉइस रहेगा। तो हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ से ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। हाँ, ये जो थीम वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो थीम आपको पढ़ के जानी है, हर साल की थीम। स्पेशली अभी 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो 26 का क्या थीम है उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ तक डिस्कस हो गया था। ये क्वेश्चन डिस्कस हम लोग नहीं किए थे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिख रहा है वो आंसर दीजिए। लिस्ट 1 में दिए हैं फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट, कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं और उसको पेयर करना है। आपको जो है इसका जो आंसर है ना उसको चैट बॉक्स में मेंशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो 6 आपको बोलना नहीं है, आपको डायरेक्टली उसमें इसमें टेक्स्ट करना है चैट बॉक्स में। ट्विंकल 6 का ये, कोमल 6 का ये। ओके, व्हाट इज द सेक्टर रिपोर्ट? एनीवन? सेक्टर रिपोर्ट क्या है? जब आप बोलें तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सेक्टर रिपोर्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सीबोम रिपोर्ट 1968। अच्छा, इस रिपोर्ट का कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दैट इज द रिपोर्ट ऑन कमेटी ऑन द लोकल अथॉरिटी एंड अलाइड पर्सनल सोशल सर्विसेज। जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी सोशल सर्विसेज दी जाती हैं, एजुकेशन है, शिक्षा है और हेल्थ है, और कई प्रकार की सर्विसेज दी जाती हैं, हाउसिंग, शेल्टर प्रोवाइड कराना गरीबों को। तो ये जो सिबोम रिपोर्ट 1968 में आया, इसका नाम पूरा था रिपोर्ट ऑन द कमेटी ऑन लोकल अथॉरिटी एंड द अलाइड सर्विसेज सोशल सर्विसेज, ये फुल नेम है। ओके, तो ये कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1965 के अंदर। देन इसके बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट पब्लिश हुई 1968 के अंदर। ओके, क्यों रिपोर्ट बनाई गई थी, इसका क्या काम था? इसका उद्देश्य ये था कि देखिए देश के अंदर, मतलब दैट इज़ अबाउट दी पोस्ट बार ब्रिटेन, यूके की ये रिपोर्ट है। उसमें मेंशन किया गया था कि उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो भी सर्विसेज दी जाती थी तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, साइलोज में काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोई कोलेब्रेशन नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब रोड वगैरह बनाए जाते हैं, रोड बन जाता है उसके बाद फिर रोड खोद, कोई दूसरा डिपार्टमेंट आता है उसको रोड खोद देता है, वहाँ से उनको कोई फिर केबल डालनी होती है, किसी को कुछ करना होता है, तो कोई कोलेब्रेशन नहीं होता है डिपार्टमेंट के बीच में। इसी प्रकार से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, डिफरेंट सर्विसेज दी जाती थी, चाहे वो एल्डरली केयर की हो, चाहे मेंटल हेल्थ के लेकर के हो, या बाकी सर्विसेज हो, हाउसिंग की हो, एजुकेशन की हो, तो उसके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं था। तो उसके लिए इन्होंने ये जो रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट की, दैट मोर फोकस ऑन द यूनिफाइड अप्रोच, कि कैसे करके जो सर्विसेज हैं उसको हम यूनिफाइड करेंगे सिंगल विंडो के माध्यम से, सिंगल डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसको बोला गया यूनिफाइड सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। सो थ्रू दिस डिपार्टमेंट दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो हाउसिंग की हो, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, एक ही डिपार्टमेंट के माध्यम से दी जाएगी। तो ये रिकमेंडेशन थी उसकी। इसके अलावा सोशल वर्क को एज ए जर्नलिस्टिक सोशल वर्क मॉडल को अपनाया गया। इसका मतलब है कि अलग अलग एरिया में काम कर सकते हैं, जस्ट थ्रू दी सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है दी जाएंगी क्लाइंट को, या जो नीडी पर्सनस होंगे, बजाय कि हमारा फोकस किस केवल एक प्रकार की सर्विसेज पर होगा। तो बहुत ही जेनरिक सोशल वर्क अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, जस्ट टू प्रोवाइड दी सर्विसेज इन अ डिफरेंट एरिया। ओके, तीसरी जो रिकमेंडेशन थी, दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन दी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज।
कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज का मतलब होता है कि कम्युनिटी लेवल पे डिसेंट्रलाइज अप्रोच, नेबरहुड अप्रोच इसको बोलते हैं, कम्युनिटी के लेवल पे मदद करना, हेल्प करना, ताकि कम्युनिटी के लोगों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़े और दे कैन हेल्प ईच अदर थ्रू बाई हेल्पिंग द सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर वहाँ पे हेल्प करेगा, मदद करेगा, उनकी एडवोकेसी करेगा उनके सर्विसेज के लिए एट अ नेबरहुड लेवल, उसको बोलते हैं नेबरहुड बेस्ड सोशल वर्क। तो ये कुछ डिफरेंट रिकमेंडेशन थी इस रिपोर्ट की, इसको 1968 के अंदर पब्लिश किया गया था। तो ए विल पेयर विद द सेकेंड, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। सेकंड है स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी। स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी दैट इज स्टार्ट ऑपरेशन इन 1863। इसके बाद अलग अलग ईयर में डिफरेंट सिटी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। इसका बेसिकली जो फंक्शन था ना, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, बहुत सारी वेलफेयर एजेंसी काम करती हैं जो लोगों के भले के लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्किल हो या एम्प्लॉयमेंट हो, क्लाइमेट चेंज, कई अलग अलग एरिया में काम करते हैं। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार की एजेंसी को फिर मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इसी प्रकार से 1863 के अंदर स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी को बनाया गया। स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी का जो फोकस था कि जितने भी इस प्रकार की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, दे वर्किंग फॉर द चैरिटी और अदर हेल्पिंग काइंड ऑफ, जो भी वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो पाए, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो कि वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए सरकार के द्वारा ये स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी को बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। तो ये यूएसए के अंदर स्टार्ट किया गया 1877 में, 1877। एनसीडीपी प्रोग्राम इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ? 1952। ओके। सीडीपी प्रोग्राम का फोकस था स्पेशली इन दी रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल विलेज बनाने की बात की गई थी, किस तरीके से गाँव को हम बेहतर बना सकते हैं, वहाँ की जो आर्थिक और सामाजिक और जो कंडीशन उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, ओके, रूरल एरिया के अंदर थ्रू द पार्टिसिपेशन, थ्रू द एफर्ट्स। तो एक काइंड ऑफ मॉडल विलेज बनाने का अप्रोच था जो कि इंडिया में स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। इसको हम सीडीपी प्रोग्राम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला। क्लियर है सभी को? चारों में कोई डाउट? बोलिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, आप लोग बोलते जाना, पता चले मुझे क्लास में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पेयर करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पर कुछ टर्म दी गई है, उसको पढ़िए क्या लिखा है, वो पेयर करिए। एथिक्स ऑफ पावर, यहाँ पर जो एथिक्स टर्म दी गई है और साथ ही साथ उसके साथ पावर, प्रैक्टिस, एडवोकेसी एंड चेंजेस। एथिक्स ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है कि सोशल वर्कर व्हेन दे आर डूइंग सोशल वर्क और सोशल वर्क प्रैक्टिस, सो जो पावर है उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर एंड क्रिटिकल यूज करना, उसका सही उपयोग करना पावर का, ओके, उसको बोलते हैं एथिक्स ऑफ पावर। इट मीन्स अ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर, अ क्रिटिकल यूज ऑफ पावर बाय द सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर पावर यूज क्यों करेगा? टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, या उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करना, या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना, या उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। ओके, तो पावर का सही उपयोग करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, अगर लोगों के अगेंस्ट में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस पावर का यूटिलाइज करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, या सोशल इंजस्टिस हो रहा है तो हम कैसे जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से पावर का यूटिलाइज करना
इन डिफरेंट वे टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल्स और द पीपल और द कम्युनिटी। इसको बोलते हैं एथिक्स ऑफ पावर। एथिक्स ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? देखो, प्रैक्टिस जो टर्म है जनरली हम उसको बोलते हैं एज अ काइंड ऑफ एक एक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव एक्शन, थॉटफुल एक्शन। सोच समझ पे हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं कि ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम हमको पता है, उसको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। एड्रेस करने के बाद क्या क्या उसमें चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, उसको देखना, उस पर फिर काम करना, फिर अगेन दोबारा से, तो ये काइंड ऑफ साइकिल बन जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन। दोबारा से एक डायनेमिक अप्रोच कि हमको लगातार काम करना है जब तक कि हम समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म न कर दें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लम एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद एज ए सोशल वर्कर आप उसको असेस कर सकते हैं क्या क्या इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या क्या गड़बड़ी हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, चेंज करना, फिर दोबारा से उस पर काम करना। तो ये क्या है कि पूरी साइकिल, इसको बोलते हैं एथिक्स ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? नेक्स्ट है एथिक्स ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स होता है कि ये थोड़ा बड़े स्केल पे होता है। एथिक्स ऑफ एडवोकेसी मतलब होता है कि इन काइंड ऑफ जब सोशल वर्कर जो रिसोर्सेज हैं या लोगों की वॉइस बनना, नेटवर्क रिलेशन बिल्डअप करना, ताकि लोगों के अधिकारों की हम बात कर पाएँ, लोगों के अधिकारों के लिए फाइट कर पाएँ। सो वी कैन फाइट फॉर द पीपल, और उनके अधिकारों को बचाने के लिए, स्पेशली जो वल्नरेबल हैं, जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओके। तो एज ए स्पोक पर्सन की तरह सोशल वर्कर काम करता है जब वो एडवोकेसी करता है, लोगों के बिहाफ पर बोलता है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का केस, तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो सर्वाइवर होंगे उनको लीगल एड प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, उनको काउंसलिंग देना। तो ये जो वर्क हैं, डिफरेंट रोल हैं जो सोशल वर्कर के, वो बेसिकली इसी में आते हैं, एथिक्स ऑफ एडवोकेसी के अंदर। एथिक्स ऑफ चेंज। एथिक्स ऑफ चेंज का मतलब होता है कि हमारा जो फोकस होता है बदलाव पर, एक ऐसा बदलाव जो कि लॉन्ग टर्म हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, क्यों बदलाव किसी प्रकार का हो सकता है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म मैंने बोल ही दिया है, और बहुत ही इस तरीके का हो जो कि एक पॉजिटिव बदलाव लाए लोगों के जीवन में, लाइफ में। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और इस प्रकार का बदलाव हो ताकि सभी लोगों को बराबर मौका मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी के अंदर। सो दैट इज एथिक्स ऑफ चेंजेस। अब इसको आप पेयर करिए, तो जो डी वाला पेयर हो जाएगा इफेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्चुअल एंड द मल्टी सिस्टमेटिक सस्टेन एंड इंटीग्रेटिंग चेंजेस, वही बात की जा रही है। तो दैट विल पेयर विद द सेकंड ऑप्शन, नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू दी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से कौन कौन सी यहाँ पर जो बुक के नाम लिखे हैं वो उससे संबंधित है। अच्छा, 2 ही आंसर आते हैं और बाकी लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कपिल, आसिफ, आप लोग भी आंसर दीजिए। ओके, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो किताब है इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इसको बोलते हैं इंडियन होम रूल, रिटन बाई महात्मा गांधी 1909 के अंदर। इसमें उन्होंने अपने जो विचार थे स्वराज को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, वो उन्होंने प्रस्तुत किए, और बाकी अलग अलग मैटर्स को लेकर। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, उस पर इन्होंने मतलब ओवरऑल उनकी जो जीवन था उसको लेकर के, जन्म से लेके 1921 तक का जो पूरा सफ़र था उसको उन्होंने पब्लिश किया। यंग इंडिया,
लाला लाजपत राय, इनके द्वारा लिखी गई थी। ओके, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। तो बोल सकते हैं ये भी रिलेटेड है। कौन सा है? एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया 1936 में। इनकी जो डिफरेंट स्पीच थी ना, उन सभी स्पीचेस को इन्होंने मतलब इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश किया गया था, जिसमें बेसिकली बात की गई थी हिंदू सोसाइटी के अंदर जो कास्टिज्म है उसको लेकर के कितने उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, उसको लेकर के डिफरेंट स्पीच को कलेक्ट करके कंबाइन करके ये किताब लिखी गई। ओके, तो कौन सी बची है? हिंदी स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। जब वो जेल में थे 1942 से लेकर 1945, तो उस टाइम पे उन्होंने इस किताब को लिखा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। यंग इंडिया, एक्सपेरिमेंट, ये तीनों की तीनों बुक जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कुछ सोशल सर्विसेज दी गई है एंड लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इसको पेयर करिए। कपिल, ऑप्शन नंबर सी। ट्विंकल, सबका सी आंसर आ रहा है, तो सी सही होना चाहिए। सोशल सर्विस, देखिए सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? बताइए। Sir, social work is a part of social service. सोशल वर्क इज द पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। सोशल वेलफेयर, अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में वेलफेयर और सर्विसेज में? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म, सोशल सर्विस एंड सोशल वेलफेयर? जैसे किसी व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति, उसको आप कपड़े देते हो, ठीक है, खाने के लिए दे देते हो, फूड दे रहे हो, या कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो बहुत सारे लोग मदद करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर जा कर के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? ये सोशल वेलफेयर है या सोशल सर्विस है? सर वेलफेयर। ओके, ये वेलफेयर है, देन सोशल सर्विस क्या होगा? सर, सोशल सर्विस एक में एक ये होगा कि एक एक वो एक नहीं, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, पहले कोई बोलो, हाँ बोलो। सर, सोशल सर्विस में जो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो लोग नीडी हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसके रिगार्डिंग। और सोशल वेलफेयर? सोशल सर्विस। अच्छा सर, एक सोशल सर्विस मेरे हिसाब से जो है एक 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 वो मिनट, एक मिनट, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी फॉर एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक एक करके पहले दोनों लोग बोलो। आप कौन आंसर दे रहे थे पहले? देन सोशल वर्क क्या है, सॉरी सोशल वेलफेयर? सर सोशल वेलफेयर जो है सर वीकर सेक्शन और वल्नरेबल सोसाइटी के लिए जो है वो सोशल वेलफेयर है। ओके, और कोई?
और कोई बताएगा कुछ, कोई पॉइंट? साक्षी, कोमल, कपिल? देखो सोशल वेल्फ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। सर आई थिंक सोशल वेलफेयर बेसिकली रिलेटेड टू द वेलफेयर एक्टिविटीज जो भी बेसिकली जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उनके वेलफेयर में असिस्ट कर रहा है। हाँ जी सर। और सोशल सर्विसेज की बात करें तो बेसिकली एक लीगल एंटिटी हो गई जो एक गवर्नमेंट्स के द्वारा या किसी एक स्पेसिफिक एजेंसी के द्वारा कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, जो बेसिकली एक ऑन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती है। वेलफेयर तो कोई भी कर सकता है, बट आई थिंक सर्विसेज के लिए कोई बॉन्ड या कोई किसी टाइप का ऐसा कुछ एंटाइटलमेंट होता है सर। तो अच्छा, सोशल सर्विसेज कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता क्या? हाँ ऑफ कोर्स हो भी सकता है। हाँ देखो, सोशल सर्विस तो इसका मतलब हुआ कोई भी वॉलंटरी, जैसे कि कोई स्वेच्छा से अगर करना चाहे। एक तो ऑर्गेनाइज एफर्ट हो गया किसी संस्था के द्वारा, एनजीओ या कोई रिलीजियस ग्रुप हो गया, कोई गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक इंडिविजुअल एफर्ट भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हेल्प कर सकता है। जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी जो की जाती है, रिलीफ, जैसे कहीं पर डिजास्टर आ गया, कहीं पर कुछ ऐसा हो गया, तो जैसे कि फूड पैकेट्स वगैरह पर देते हैं, मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, कहीं पर फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है, तो एनजीओ के द्वारा भी मदद की जाती है, वॉलंटियर्स ग्रुप भी जाते हैं, वो भी मदद करते हैं। तो वो एक अलग अलग तरीके से सर्विसेज दी जा सकती हैं कम्युनिटी को या इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को। तो ये ऑर्गेनाइज एफर्ट भी हो सकता है, एक वॉलंटरी एक्शन भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सोशल सर्विसेज या हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वाइल जो सोशल वेलफेयर क्या होता है, देखिए सोशल वेलफेयर का फोकस होता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है ना सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं, जैसे जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उनके भले के लिए, इसका मतलब होता है सोशल वेलफेयर मतलब होता है भला करना, कल्याण करना। तो कल्याण उनका होगा जो कि किसी प्रकार से वल्नरेबल हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उस पर फोकस होता है सोशल वेलफेयर का। तो ये सरकार के द्वारा भी होता है, या फिर एक काइंड ऑफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई इंस्टीट्यूशंस भी सोशल वेलफेयर कर सकती है। तो उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, वेलबींग को प्रमोट करने के लिए हम सोशल वेलफेयर करते हैं, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। बूढ़े लोग होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे हो गए, डिसेबल्ड लोग हो गए, पुअर हो गए, तो वो सोशल वेलफेयर कहलाता है। तो सोशल वेलफेयर सरकार की स्कीम के माध्यम से भी होता है, या किसी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने हिसाब से अपनी तरफ से भी वेलफेयर कर सकती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट है सरकार का, तो उसका काम होता है लोगों को घर प्रोवाइड कराना, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, लोगों के पास गरीब हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो वेलफेयर स्कीम्स भी सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो वो सोशल वेलफेयर हो गया, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सोशल वर्क क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल, दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एंड आल्सो वी कैन से दिस इज द काइंड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। थ्योरी भी है, हाँ, डिसिप्लिन थ्योरी भी है, हाँ, प्रैक्टिस भी है। जहाँ पर हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, एंड उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ओके, तो वो हमारा सोशल वर्क हो गया है, सो दैट वी कैन हेल्प द इंडिविजुअल्स और द फैमिली और द कम्युनिटी और द ग्रुप। सो दैट इज़ वेरी प्लान, और वी कैन से प्रोफेशनल स्किल बेस्ड प्रोफेशन, दैट इज सोशल वर्क। सोशल रिफॉर्म्स क्या है? सर मूवमेंट अगेंस्ट एनी सोशल इविल और सोशल प्रॉब्लम। ये सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है काइंड ऑफ एक ऐसा एफर्ट, एक प्लान एफर्ट टू मेक चेंजेस। किसी प्रकार के बदलाव के लिए हम कोशिश करते हैं। जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है जो कि ठीक नहीं है, उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। या समाज के अंदर सोशल इनजस्टिस है तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो रिफॉर्म चाहते हैं। रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ लॉ, कानून के माध्यम से, या समाज के अंदर बदलाव करना, रिफॉर्म करना, ठीक है। इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी प्रकार से, तो उसको ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म कर सकते हैं हम। तो समाज के अंदर जो अभी एग्जिस्ट करने वाली जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो सोशल इवल्स हैं, उन सबको बदलाव करने के लिए, या सोशल स्ट्रक्चर को बदलाव करने की, जो कि कहीं ना कहीं इनक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, इनजस्टिस प्रमोट कर रहा है, तो उस सिस्टम को भी बदलने के लिए हम रिफॉर्म करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। ओके, जैसे एबोलिशन ऑफ सतीज एक सोशल रिफॉर्म्स है, चाइल्ड मैरिज
उसको ख़त्म करने की बात की गई तो वो भी सोशल रिफॉर्म्स हो गया। या लीगल रिफॉर्म्स होते हैं LGBTQ के अधिकारों के लिए, ओके। रिजर्वेशन पॉलिसीज रिफॉर्म्स, इस तरीके से कई प्रकार के रिफॉर्म हो सकते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर दैट बी डील फिर विद द ऑप्शन नंबर सेकेंड, मूवमेंट अगेंस्ट द सोशल इविल्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी। देखो, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी से आप ये चीज़ को अपना लो कि जब भी ऑप्शन देखो, ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड हमेशा आपको यूज़ करना है जब भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज एलिमिनेशन से क्या होगा कि बहुत सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर भी आ जाएगा और टाइम भी बचेगा, सो दैट कि यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम इन अनदर क्वेश्चन जहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो आपको टाइम को बचाना है और इसको हमेशा प्रैक्टिस में लाना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई इजी क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपको पहले ऑप्शन देखने हैं और क्या कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, कौन सा हट सकता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। जैसे अगर आपको पता है सोशल रिफॉर्म्स क्या होता है, मूवमेंट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सोशल इविल, सोशल प्रैक्टिस, सोशल वर्क, सोशल प्रॉब्लम्स, तो डी विल पेयर विद द सेकंड। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में डी सेकंड के साथ पेयर है, तो बाकी ऑप्शन आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए हैं, तो आपका आंसर आ गया। अब आपको पूरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंफर्म है कि आपका डी का सेकंड होने वाला है। सो यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, पहले समझिए क्या लिख रहा है इसमें और क्या आंसर हो सकता है। सर लग रहा है लास्ट ऑप्शन डी लग रहा है सर। डी? ऑप्शन डी। ओके, बाकी लोग आंसर दीजिए। ट्विंकल ऑप्शन नंबर डी, कोमल डी, ओके, साक्षी ऑप्शन नंबर डी, ओके। डी में क्या लिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी और ई विल बी राइट आंसर, तो डी और ई सही होना चाहिए। पहला लिख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट करेक्टराइज द सोशल वर्क रोल इन रिलेशन टू द पॉलिसी। पॉलिसी को लेकर के सोशल वर्कर का जो रोल होता है वो कौन सा सही है, कौन बेस्ट दिखा रहा है, दर्शा रहा है, इसमें सही तरीके से प्रदर्शित करता है। पहला लिख रहे हैं कि ओनली सोशल वर्कर वर्किंग विद द माइक्रो इशू। देखो, माइक्रो इशू होता है एक मीजो लेवल का इशू होगा, एक मैक्रो होगा। माइक्रो का मतलब होता है जहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग, सोशल केस वर्क यूज किया जाता है। मीजो इससे बड़े लेवल पे बोल सकते हैं, जैसे कि सोशल ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो हम उसका बोल सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे वर्क, छोटा सा समुदाय है वहाँ पर छोटा सा ग्रुप है। मैक्रो लेवल का वर्क होता है सोशल वर्क का, जहाँ पर हम बात करते हैं बदलाव की, पॉलिसी की, सिस्टम की, सिस्टमैटिक चेंज की, एक बड़े स्केल पे जो भी हम बदलाव चाहते हैं। पॉलिसी एनालिसिस है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एडवोकेसी करना, रिसर्च करना, लॉबिंग करना, या किसी प्रकार से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाना, ये हमारे आते हैं मैक्रो लेवल के अंदर। तो ये 3 लेवल होते हैं, ओके। तो आप देखोगे कि सभी के सभी लेवल में जो पॉलिसी है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मैक्रो में तो आपको समझ में आ गया पॉलिसी। अब देखिए, ग्रुप लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे भी कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी के बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिसी, जब किसी को आप इंटरव्यून करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में
बहुत सारी पॉलिसी प्रोग्राम रहते हैं सरकार के, जिनके बारे में आपको जागरूकता होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में ऐसे प्रोविज़न है कि जो लोग स्लम में रहते हैं उनके बच्चे उनका एडमिशन इस वहाँ के आसपास के जो स्कूल होंगे वहाँ पर फ्री में होता है, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, बाकी उनकी शिक्षा स्कूल ही प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ अगर सोशल वर्कर को नहीं पता है तो कैसे उस वहाँ पर स्लम में रहने वाले लोगों को हेल्प कर पाएगा। तो पॉलिसी के बारे में उनको जागरूकता होनी ज़रूरी है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हों, चाहे मेजो लेवल पे काम कर रहे हों, चाहे माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हों। ठीक इसी प्रकार से लाइवलीहुड स्कीम्स होती हैं सरकार की। So if they are not aware about these livelihood schemes, so they are not able to helping the people। जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इस प्रकार से बहुत सारी स्कीम्स होती है, मिशन शक्ति है, या एसएचजी ग्रुप के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो अगर हम उनको हेल्प करेंगे अब तभी कर पाएंगे जब हमको पॉलिसी के बारे में जागरूकता होगी, पता होगी कौन एलिजिबल है, किस तरीके से पॉलिसी का बेनिफिट उनको मिल सकता है। सो व्हेनेवर दे आर वर्किंग एट द मैक्रो लेवल और द माइक्रो लेवल और द मेजो लेवल, दे शुड नो अबाउट द पॉलिसी, देन देयर इज नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी। तो तीनों लेवल पर पॉलिसी के बारे में जागरूकता होना ज़रूरी है कि किस तरीके से उसका यूज होगा। तो डी ऑप्शन क्या लिख रहे हैं कि ऑल सोशल वर्कर नीड टू मेक पॉलिसी पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस वर्ल्ड। सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जाता है तो उनको जागरूकता होनी जरूरी है उसके बारे में, एंड उसको यूज करना जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट इम्पैक्ट सोशल वर्कर शुड पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये आपका मैक्रो लेवल का काम आ गया कि जहाँ पर वो एडवोकेसी करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकर को, ताकि बदलाव करें पॉलिसी के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा, ई भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। ओके, 3 क्यों नहीं है ऊपर वाले, क्योंकि इसे लिख रहे हैं कि ओनली सोशल वर्कर। ये आपका एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जहाँ पर केवल लिखा होता है ओनली या 100% या इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जनरली गलत ही होता है। तो ओनली सोशल वर्कर वर्किंग विद द मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल नहीं होगा यहाँ पर। सोशल वर्कर वर्किंग इन द ऑल 3 लेवल, दे शुड नो, दे शुड नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए क्या लिख रहे हैं, आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इन सोशल वर्क फॉल अंडर द इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। इसका मतलब क्या होता है? मुक्तिदायक समाज कार्य। ओके, इमेंसिपेटरी सोशल वर्क का क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 11 ट्विंकल, सी कपिल, डी साग्निक, डी ओके, इसको समझते हैं। इसका डी होगा या फिर सी होगा या बी होगा, जो भी आंसर होगा देखते हैं। देखो, इमेंसिपेटरी सोशल वर्क का मतलब होता है कि बेसिकली सोशल वर्क व्हेन द पीपल आर वर्किंग विद द पीपल दोज डोंट हैव द पावर, स्पेशली जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, लेबर क्लास है, मार्जिनाइज्ड क्लास है। सो दीज पीपल डोंट हैव द पावर, दे आर लैकिंग पावर। उनके पास पावर नहीं होती, उनके पास नेगोशिएशन पावर नहीं होती, बार्गेनिंग पावर नहीं होती। तो उनके बिहाफ पर सोशल वर्कर वर्क करते हैं। ओके, सोशल वर्कर प्रोवाइडिंग पावर टू दी पावरलेस। जैसे कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं। ओके, तो जो वर्कर होंगे, जो वर्किंग क्लास होती है, जनरली दे डोंट हैव दैट मच पावर। तो उनकी स्पेशली वर्कर यूनियन होती है या सोशल वर्कर काम कर रहे होते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं
दो जो वर्किंग इन द सोशल इन दिस एरिया। तो ऐसे लोगों को पावर बनना, उनके वॉइस बनना, जिनके पास वॉइस नहीं, जिनके पास पावर नहीं है, तो उसको बोलते हैं इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। ओके, सो चाहे बिजनेस हो वर्किंग क्लास के लिए, या फिर और क्या हो सकता है, एंटी ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस। ओके, समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है, ओके, डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्हीं के अगेंस्ट में होगा जिनके पास पावर नहीं, ऑफकोर्स पावरलेस है, मार्जिनलाइज्ड है। तो उनसे हम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं, उन सभी प्रैक्टिसेस को जो कि समाज के अंदर प्रेवलेंट है। ओके, तो वो भी आपका एक काइंड ऑफ इमेंसिपेटरी सोशल वर्क हो गया। इसके अलावा फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट सोशल वर्क। तो फेमिनिस्ट सोशल वर्क का काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है फेमिनिज्म टू द सोशल वर्क, टू फोकस ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी। उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को। पावर जो डिस्पैरिटी है इन मैन एंड वीमन, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करना। ओके, तो ये सभी के सभी आपकी इमेंसिपेटरी सोशल वर्क में आएगा। सो एंटी ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस और फेमिनिस्ट सोशल वर्क। इसके अलावा रेडिकल अप्रोच, रेडिकल अप्रोच का फोकस यही होता है, रिफॉर्म की बात करता है। रेडिकल सोशल वर्क बदलाव की बात करता है, डिसमेंटल करने की बात करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, जो कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी प्रमोट करता है या डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रहा है। ओके, तो हम उसको रेडिकल सोशल वर्क के माध्यम से बदलाव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रेडिकल अप्रोच बोलते हैं। दैट इज काइंड ऑफ दैट इज चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। जो अभी बनाया बनाया स्टेटस को है, उसको हम बदलाव की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, सिस्टमेटिक चेंज की बात करते हैं। ओके, तो वो रेडिकल सोशल वर्क में आ जाएगा। तो तीनों के तीनों इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, इमेंसिपेटरी सोशल वर्क के अंदर। साइको एनालिटिकल अप्रोच और थेरेपेटिक अप्रोच कहाँ यूज होती है, बताइए। देखिए, साइको एनालिटिकल अप्रोच सिगमंड फ्राइड की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो वो बात करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर की, बिहेवियर के बदलाव की बात करते हैं, ना कि किसी प्रकार के सिस्टमेटिक चेंज की बात कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से थेरेपेटिक अप्रोच जो है, सॉरी, आई थिंक केस वर्क में सर। हाँ, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, सी और डी विल बी राइट आंसर। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोले, सुनाई नहीं दिया मुझे सही से, दोबारा बोलिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है बी क्यों है? यस सर। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच और थेरेपेटिक अप्रोच दोनों ही फोकस करती हैं इंडिविजुअल की वेलबींग को प्रमोट करना या उसके बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड करना। थेरेपेटिक अप्रोच हम फोकस करते हैं इमोशनल वेलबींग, बजाय कि हम सोशल इंजस्टिस को एड्रेस कैसे करना है, या तो वो सब चीज़ें आती हैं इमेंसिपेटरी सोशल वर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। जब इनको बनाया गया उसके क्रम में आपको लगाना है। नेबरहुड गिल्ड, यूएसए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बारचेस्ट एंड नेशनल सोशल वर्क काउंसिल। इलेवन का बी रिवाइज, हाँ ये आपका सही है। इमेंसिपेटरी वर्क हम जनरली वहीं करते हैं, टू गिविंग द पावर टू द मतलब जिनके पास पावर नहीं है उनको वॉइस देना, उनकी वॉइस बनना, उनके अधिकारों के लिए बात करना, वो इमेंसिपेटरी सोशल वर्क में आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो दे कैन फ्रेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इन अ डिफरेंट वे, तो आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कोमल ट्विंकल सागनिक 12 का BADCE। ओके, लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है। पहला जो नेबरहुड गिल्ड, दैट इज एस्टेब्लिश इन 1886 इन द न्यूयॉर्क। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? स्टैंटन क्वाइट के द्वारा। देखो, नेबरहुड गिल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बाकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लोगों के लिए
गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसी प्रकार से अर्बन एरिया के अंदर जो पुअर हैं उनको डिफरेंट सर्विसेज देना। ओके, और जो नेबरहुड लेवल की एक्टिविटी होती है कम्युनिटी लेवल की, जैसे आपने स्लम एरिया में देखा होगा या शहरों के अंदर आपने देखा होगा, बाढ़ में या छोटे से एरिया के अंदर कम्युनिटी सेंटर होते हैं, कम्युनिटी क्लब होते हैं। तो नेबरहुड लेवल की जो एक्टिविटी होती है, उनके जो इश्यूज़ होते हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, क्लिनिक, इस तरीके की ये जो सर्विसेज होती हैं वो अर्बन एरिया के अंदर नेबरहुड गिल्ड के द्वारा दी जाती थी, उसके लिए इसको बनाया गया था। ओके, इसके अलावा जॉब ट्रेनिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं रूरल एरिया के अंदर या स्लम एरिया के अंदर, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, स्किल प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटल एजुकेशन प्रमोट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी कोई जॉब लग जाए। तो इस तरीके से वहाँ उसको हम नेबरहुड गिल्ड बोल रहे हैं, जो कि अर्बन एरिया के अंदर ये जो गरीब लोगों की जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर के काम करना, उनके लिए शिक्षा, हेल्थ और ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये सभी के सभी काम नेबरहुड गिल्ड के माध्यम से किए जाते थे। ओके, इसके अलावा दूसरा काम ये भी है कि हम कम्युनिटी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हम एम्पावर कर पाएंगे, उनके बीच में कम्युनिटी एक काइंड ऑफ रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे, तो वो खुद अपनी समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं, अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन पर उनका कंट्रोल होगा, दे कैन आल्सो मैनेज होल कम्युनिटी। तो ये भी काम नेबरहुड गिल्ड का हुआ करता था। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ये यूएसए के अंदर 1887। नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1918 में बनाया गया। ये काइंड ऑफ संस्था जैसे कि होती है ना, हर देश के अंदर बहुत सारी कंपनी होती है, सॉरी एजेंसी होती है सरकार की, तो ये काइंड ऑफ नेशनल एजेंसी थी फॉर द चेस्ट एंड काउंसिल्स। तो इसको बाद में इसका नाम पड़ा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो, कम्युनिटी चेस्ट एंड काउंसिल ऑफ अमेरिका, CCC। ओके, नेक्स्ट है बार चेस्ट। बार चेस्ट का मतलब क्या है? बार मतलब युद्ध। युद्ध के टाइम पे देखो, जब जहाँ किसी भी कंट्री के अंदर युद्ध होगा ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, होने लगती हैं, वहाँ के लोग अफेक्टेड होते हैं उस युद्ध की वजह से, उस वार की वजह से। ओके, तो उस टाइम पर स्पेशली ड्यूरिंग द वार, आफ्टर द वार, वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस प्रकार से उनकी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट होती हैं, तो उनको मदद करने की, हेल्प करने के लिए ये बार चेस्ट को बनाया गया था, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से फंड को रेज किया जाएगा। जो डोनर्स होंगे, जो फंड देंगे, उस फंड को रेज करना है, और साथ ही साथ उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि हम एक ऐसी मैकेनिज्म को अपनाएं ताकि जो लोग अफेक्टेड हैं बाढ़ की वजह से, युद्ध की वजह से, उनको हम सहायता या हेल्प दे पाएँ उस फंड के माध्यम से। तो कम्युनिटी बार चेस्ट को बनाया गया ताकि युद्ध के टाइम पे फंड को कंसोलिडेट करना है, उसको डोनेशन को इकट्ठा करना है, उसको फिर सही तरीके से एक अच्छी मैकेनिज्म के माध्यम से चैरिटेबल एक्टिविटी करना है, लोगों तक उसका जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो ये बार चेस्ट को बनाया गया। नेक्स्ट है नेशनल सोशल वर्क काउंसिल। ये आपका 1886। नेशनल सोशल वर्क काउंसिल क्या है? ये बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, इस तरीके से है। 2005 में इसको बनाया गया। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ई लास्ट में है, तो दी ऑप्शन एलिमेंट हो गए। 1886 सबसे पहले आएगा, तो ये पहले है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये होगा बी। बी क्या है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 1887। सॉरी 1877।
1877, हाँ। तो बी पहले आ जाएगा, फिर आएगा ए, तो बी विल बी राइट आंसर। मेरे को only यही पता था, तो अच्छा। तुक्का लगाया, नहीं हो गया। नहीं ठीक है, तुक्का, हाँ बिल्कुल, जब जैसे अगर नहीं पता है ना तो तुक्का भी आपको लगाना है इस तरीके से ताकि सही हो जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो तुक्का भी लगाना अच्छा है, एक सही तरीके से गैस, सही गैस लगाना वो भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एलिमिनेट करने का हाँ 2 को हटा दिया है, तो 50% चांस रहता है। हाँ बिल्कुल, तो 50% चांस में क्या है कि आपके चांसेस हैं करेक्ट होने के, अगर गलत भी हो गया तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये जून 2013 के 2023 के क्वेश्चन है, देखते हैं कि करके। पहला क्वेश्चन पढ़िए। थ्योरी ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, ये जो किताब है लिखी गई है किसके द्वारा? एलिजाबेथ इस्माइल के द्वारा 1967 के अंदर। आई थिंक ऑप्शन कोई है नहीं, बट आप मार्क कर सकते हो जो क्लोज है, क्योंकि आंसर की में तो इसे यही 4 ऑप्शन दिए थे, बट राइट आंसर 1967 है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आपको पता है बट जो ऑप्शन में दिया है उसमें है नहीं, तो जो क्लोजेस्ट आंसर होता है ना उसको मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस जो है वो क्वेश्चन को अगर आपने अटैम्प्ट कर रखा है तो आंसर कभी कभी मार्क्स मिल जाते हैं। तो ट्राई टू सी द ऑप्शन, और जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या है? असर्शन दिया हुआ, रिविजन दिया है, आपको सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? देखो, इसमें इंडिजिनियस सोशल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। एक सोशल वर्क प्रैक्टिस इंडिजिनियस लोगों के लिए, इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए। सो द प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस फोकस ऑन द इंडिजिनस, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके लिए काम करना, उनके लिए वर्क करना, तो वो कब इफेक्टिव होगा? सोशल वर्कर को जब उनके बारे में उनकी जानकारी होगा, उनके कल्चर के बारे में, उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, उनका जो भी है लाइफ स्टाइल है उसको वो अगर समझ पाते हैं, समझ अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो बेहतर तरीके से वो काम कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। तो इंडिजिनस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू द लोकल कल्चर एंड द कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही लिखा है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी होती है ना, अगर उनके लिए हम काम कर रहे हैं एज ए सोशल वर्कर, तो वी शुड नो अबाउट देयर कल्चर, वो उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं ना कल्चरल कॉम्पिटेंसी। कल्चरल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द सोशल वर्कर टू रिस्पेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द कल्चर। सो एज ए सोशल वर्कर में भी, सोशल वर्कर जो है वो अर्बन एरिया में रहा हो, और वो अगर किसी ट्राइबल एरिया में जाता है, अगर वो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा है, उसके कल्चर को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पर वर्क करने के लिए। तो दिस शुड बी वेरी सेंसिटिव एंड कल्चरली कॉम्पिटेंट व्हेन दे आर वर्किंग विद द लोकल कल्चर एंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो इंडिजिनस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू द लोकल कल्चर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लिख रहा है कि द एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? टर्म होती है, इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिज्म। इसका मतलब होता है काइंड ऑफ बिलीफ, व्हेन वी बिलीव दैट आवर वन कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है टू द अदर कल्चर। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना यही था, ओके, उनको लगता था कि हमारी जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज, हमारा जो फूड है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ड्रेस है, वो सभी बेटर हैं दूसरे कल्चर से,
उनकी ये मान्यता थी, तो वो एथनोसेंट्रिज्म के जो शिकार थे। तो एथनोसेंट्रिज्म का मतलब यही होता है कि जब हम अपने कल्चर पर, अपने भाषा पे, अपने जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दूसरे को कंपेयर करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। सो एथनोसेंट्रिज्म फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही लिखा है। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब होता है प्रतिकूल होगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनका नुकसान ही होगा अगर हम एथनोसेंट्रिज्म को फॉलो करेंगे। क्लियर? तो क्या आंसर हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या लिख रहा है? वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, तो ये भी सही है। क्या ये जो रीजन है सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको? ये आपको देखना है। देखो सागनी का आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया। सी मतलब होता है आपने सोचा कि पहला करेक्ट है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एथनोसेंट्रिक। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म जनरली हम वहीं यूज़ करते हैं। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने जो भी हमारा है वो हम उसको सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं और कंपेयर करते हैं अपने के हिसाब से, तो वो आपका हो जाता है। हमारा कल्चर सही है, बाकी यस, का कल्चर हाँ, सही नहीं है। यस, मतलब हमारा सुपीरियर है, बाकी का ये, इन्फीरियर। हाँ, दूसरे को इन्फीरियर समझना और अपने अपने हिसाब से कंपेयर करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब इसमें ये देखना है कि क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इंडिजिनस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू द लोकल कल्चर एंड द कॉन्टेक्स्ट, क्लियर है। एथनोसेंट्रिज्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो क्या ये सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको? बताइए। देखो यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर सिंपल बात कर रहे हैं इंडिजिनस सोशल वर्क की। उसके लिए आपको कल्चरली कम्पिटेंट होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों करेक्ट हैं, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इन दी लंदन? एटीन 69 में सीएस सोसाइटी को बनाया गया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ओरिजिनली जो है 1869 में स्टार्ट हुई एज अ सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंडिसिटी। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर इतना भी नाम लिखा है ना वो भी करेक्ट ही है। लंदन तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी पूरा करेक्ट हो जाएगा, या फिर इतना नाम लिखा है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन गाइड द सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज दैट each client, irrespective of the other identities, a person with the problem. Each client has the right to individual secret. Each client is unique in himself or herself. Each client is have right to self-determination. देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एज ए सोशल वर्कर आपको समझना होता है कि हर एक क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो एक इंडिविजुअल है। उसके अपने खुद के सरकमटेंसेस होते हैं, उसकी अपनी वीकनेस होगी, अपनी स्ट्रेंथ होगी, अपने चैलेंजेस होंगे,
उनको समझना है। उन हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, हर व्यक्ति की अपनी नीड होती है, तो अपने आप में एक विशेष होता है, यूनिक होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक विशेष होती है। तो वी हैव टू recognize this thing, we have to respect this thing, that every individual, every client have the different need, different experiences, different challenges, different we can say strength। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम जब भी सोशल वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करते हैं। फॉलो इसलिए किया जाता है ताकि हर व्यक्ति की जो विशेष नीड है, जो स्पेसिफिक नीड है या जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है, उसको हम दरकिनार ना करें, उसको हम समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष है। तो उसके हिसाब से हमको अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। सो अगर हमको इसके बारे में नहीं पता है, इस प्रिंसिपल के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही जनरलाइज तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो कि शायद इतना इफेक्टिव ना हो हर व्यक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वर एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड, उस टाइम पे उत्तराखंड आपका यूपी का पार्ट था। ओके, पांडुरंग हेगड़े जो है इससे रिलेटेड नहीं है। इनके द्वारा अलग टाइप का चिपको मूवमेंट की तरह ही एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको बोलते हैं अपिको। इन दी कर्नाटका। ठीक है, अपिको का मतलब वही होता है हक करना। जैसे चिपको का मतलब होता है कि आप पेड़ को हक करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक सांकेतिक तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो डी जहाँ जहाँ पर उसको हटा दीजिए, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है। तो चंदीप प्रसाद भट्ट, गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा, दे आर एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। क्लियर? Yes, sir. Okay, next question, question number 6. The social worker work in the diverse culture settings. Which of the following social work value is fundamental in developing their cultural competency? जो मैंने अभी टर्म आपको बताया था इंडिजिनस सोशल वर्क वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहाँ पर आ गई है। सोशल वर्कर वर्क इन द डाइवर्स कल्चरल सेटिंग। जब वो विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश में कार्य करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क वैल्यूज़, कौन सी वैल्यू जो है वो फंडामेंटल होती है इन दी डेवलपिंग देयर कल्चरल कम्पिटेंसी, उनकी जो कल्चरल कम्पिटेंसी है, सांस्कृतिक क्षमता है, उसको विकसित करने के लिए कौन सी मूलक है, या बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कल्चरल कम्पिटेंसी का मतलब होता है काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ सोशल वर्कर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर एंड द कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग द सोशल वर्क प्रैक्टिस। तो सोशल वर्क वैल्यू ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसको बोलते हैं अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्सिटी को अगर हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, सो दिस इज द फंडामेंटल वैल्यू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जो कल्चरल कम्पिटेंसी है सोशल वर्कर के लिए जब वो डेवलप करता है, तो अगर वो दूसरे कल्चर को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, जो डाइवर्सिटी है उसको अप्रिशिएट कर पाए, तभी हम बोलेंगे कि वो कल्चरल कम्पिटेंसी उसके अंदर है। द एबिलिटी ऑफ सोशल वर्कर टू अंडरस्टैंड, टू रिस्पेक्ट एंड टू इफेक्टिवली वर्क विद द पीपल दोज हू हैव डिफरेंट कल्चर। ओके, तो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड में काम करने के लिए कल्चरल कम्पिटेंसी होना जरूरी है। उसके लिए अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी द वैल्यू दैट द सोशल वर्कर शुड हैव। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
व्हाट आर द की रीजंस फॉर सोशल वर्कर टू स्टडी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया? देश में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए या मूवमेंट चलाए गए, उसमें क्या कारण बता रहे हैं, कौन से रीजन है सोशल वर्कर के लिए टू स्टडी, उसको स्टडी करने के लिए मुख्य कारण क्या है? हमारे देश में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो उनको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ओके, पढ़ने के लिए जो सोशल वर्कर हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, पहला लिख रहे हैं कि चूंकि ये मूवमेंट इंडियन सोसाइटी में हुए इसलिए रेलेवेंट है। ठीक है, पहली बात कि द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन द इंडियन सोसाइटी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं। दूसरा लिख रहे हैं कि द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज द सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों को लेकर के मूवमेंट चलाए गए। तो जो भी सामाजिक रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, मूवमेंट हुए देश के अंदर, तो उनका जो फोकस था इन सभी मूवमेंट का वो सोशल इविल पर, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने पर। जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, पर्दा प्रथा है, कई और प्रकार की बुराइयाँ थी सामाजिक, उनको ख़त्म करने के लिए चलाए गए मूवमेंट। तो ये भी सही है। दीज मूवमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी व्हेन इस्टेब्लिश सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस बाय चैलेंज। देखिए, जब हमारे समाज के अंदर जो सती प्रथा थी तो उस टाइम पर हमारे समाज किस तरीके का था, और जब ये जो प्रथा को चैलेंज किया गया कि भाई इसको बदलना है, इसको ख़त्म करना है, तो उस टाइम पे जो रहने वाले लोग होंगे, जो सोसाइटी होगी, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किए होंगे, उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे। तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, उसको समझने के लिए ये मूवमेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है। और दिस मूवमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल चेंज। समाज का बदलाव जो हुआ है, सामाजिक बदलाव हुआ है, उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके की थी उसको समझने के लिए हम मूवमेंट को पढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन 1877 यूएसए इन न्यूयॉर्क, बुफेलो, कोलंबिया, शिकागो। अठारह सौ सतहत्तर के अंदर बुफेलो, न्यूयॉर्क के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो चूंकि इसमें नाम ही लिखा है डायरेक्टली जगह का, तो फिर बुफेलो हम मार्क कर सकते हैं, नहीं तो न्यूयॉर्क मार्क कर देते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन्फॉर्म कंसेंट एज अ पार्ट ऑफ NSW कोड ऑफ एथिक्स दैट डज नॉट इंक्लूड। देखो, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, जो इन्फॉर्मेंट, जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेट करेगा आपके वर्क में, आपके रिसर्च एक्टिविटी के अंदर, उनसे कंसेंट लेनी होती है इससे पहले कि वो पार्टिसिपेट करें, इससे पहले कि वो इंगेज करें एक्टिविटी के अंदर। सो वी हैव टू आस्क देम अबाउट द एक्टिविटी, अबाउट द रिसर्च वर्क, उसको हम इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। सो दैट वी हैव टू फॉलो वेरी एथिकल प्रिंसिपल्स, कि जब भी हम सोशल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हमको इंश्योर करना होता है क्लाइंट को या रिसर्च पार्टिसिपेंट को कि वो अवेयर हो पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में, जो भी काम हो रहा है उसके बारे में वो एग्री करे, पार्टिसिपेट करे स्वेच्छा से, वॉलंटरी तरीके से। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ती है। ये काइंड ऑफ वॉलंटरी एग्रीमेंट, कि जैसे कि क्लाइंट है उससे आप पूछते हैं
जब वो एंगेज करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा किसी एक्टिविटी के अंदर, किसी सर्विस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तो वी हैव टू आस्क अबाउट नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। कौन सा नहीं है, तो ये तो देखो आपकी रिसर्च का क्या पर्पज है, क्या नेचर है, किस तरीके की स्टडी है, कितने समय के लिए होगा, ड्यूरेशन भी हो सकता है, कितने लंबे समय का पार्टिसिपेशन है, कितने समय के लिए वो पार्टिसिपेट करना होगा उस व्यक्ति को, ये सब जानकारी देनी पड़ेगी। वॉलंटरी या रिटन कंसेंट लेना पड़ता है रिस्पोंडेंट से। जो भी रिस्पोंडेंट होता है, हम रिसर्च करने जाते हैं फील्ड में, तो हम जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे पूछते हैं, या तो बोल करके बोल देते हैं या फिर रिटन कंसेंट ले लेते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट, जब व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा उस प्रोसेस में, उस सर्विस में, उस रिसर्च के अंदर, तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। देखिए नेचर ठीक है, एक्सटेंट ठीक है, लेकिन जो रिसर्च स्टडी है वो कितने लंबे समय तक चलेगी, उसके लिए रिसर्चर, उसको जो रेस्पोंडेंट है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कब तक रहेगा उस प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में बताना ज़रूरी है, ना कि ओवरऑल रिसर्च के बारे में। जैसे आप एज ए रिसर्चर कहीं स्टडी करने जाते हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी आपकी 5 साल चलेगी कि 7 साल, ये अगर नहीं बताओगे रेस्पोंडेंट को, वो इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन वो रेस्पोंडेंट आपसे 2 मिनट बात करेगा, 10 मिनट बात करेगा, 2 दिन के लिए रहेगा साथ में, 4 दिन के लिए, वो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन आपको बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? Yes, sir. आप लोग यूनिट 1 पढ़ लेना अच्छे से, और जो आपका टॉपिक था पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल वर्क, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अगर और कोई भी टॉपिक रहेगा तो उसके साथ मिला करके। ओके, तो आप लोग थ्योरी पढ़िए पहले अच्छे से, और जो भी डाउट है आप यू कैन आस्क इन द क्लास सो दैट वी कैन डिस्कस। एंड अभी क्वेश्चन और भी कुछ बचे हुए हैं, तो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1, एंड उसके बाद यूनिट 2 पे जाएंगे। तो पहले पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से यूनिट 1, थ्योरी पढ़िए एंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो मॉक टेस्ट उसमें अपलोड है, उसमें ये जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब उसमें भी है मॉक टेस्ट के अंदर, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। सो रीड यूनिट 1 थॉरोली, उसको पूरा पढ़िए, थ्योरी अच्छे से पढ़िए, देन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू, Okay, good night. गुड नाइट, गुड नाइट।